सो हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर 2, जो सेकंड बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना। इसकी जो पहली सब हेडिंग है वो है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसकी मांग सबसे पहले कैसे उठी और कैसे उस संविधान सभा ने डाइवर्स जो ग्रुप थे भारत के अंदर, जो अलग अलग दर्जे के जो लोग थे, उन सभी की नीड्स को, उन सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया। अब हम देखेंगे कि इट वाज इन 1934, ये 1934 की बात है जब संविधान सभा की सबसे पहले मांग उठी थी। और ये मांग किसने उठाई थी? एम एन रॉय जी ने। इट्स क्लियर। सो वो कौन थे? वो पाइनियर थे। पाइनियर मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने वाले। वो पाइनियर एक और चीज़ के थे, जो कम्युनिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके इंडिया में वो पाइनियर थे। उन्होंने शुरुआत की थी इंडिया में। सो इट वाज इन 1935, 1935 की बात है। 34 में एम एन रॉय जी ने उसकी मांग उठाई और 35 में अगले साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने ऑफिशियली मांग उठाई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने, मतलब भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग अगले ही साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उठा दी थी। और 1938 की बात है, 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे, कांग्रेस की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो संविधान सभा होगी और भारत का जो संविधान होगा वो किसी भी तरीके के आउटसाइड इंटरफेरेंस के अंदर रहकर नहीं बनेगा, किसी भी तरीके की बाहरी दबाव से नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल सोवरेन और बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से बनाया जाएगा। और संविधान सभा के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। इसमें कोई भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। अब ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी, मान ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। और इसको नाम दिया गया था अगस्त ऑफर ऑफ 1940। क्या हुआ कि 1942 के अंदर, 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, वो भारत आए थे। वो स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? वो एक मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कैबिनेट थी उनके, वो एक कैबिनेट के मेंबर थे। वो भारत आए, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत का संविधान बनाना चाहती है, जो आज़ाद भारत है उसका संविधान बनाना चाहती है, और आपको वो संविधान अडॉप्ट करना है वर्ल्ड वॉर सेकंड के ख़त्म होने के बाद में। लेकिन जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, वो ठुकरा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि जिन्ना की जो पार्टी थी। उन्होंने क्यों ठुकराया? वो ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा ना बने, जबकि दो बने, क्योंकि भारत के दो टुकड़े होने चाहिए और दो संविधान सभा बननी चाहिए। लेकिन ये बात क्रिप्स मिशन ने नहीं मानी, तो क्रिप्स मिशन वापस लौट गया। तो थोड़े सालों बाद जो कैबिनेट मिशन फाइनली इंडिया में आया, और कैबिनेट मिशन ने भी जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, उसको रिजेक्ट कर दिया था। और इसी वजह से मुस्लिम लीग कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा किस चीज़ से कंपोज थी, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, कहाँ से आए थे, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, जो संविधान सभा थी वो नवंबर 1946 के अंदर बनाई गई थी। किस प्लान के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में इसको बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ फीचर्स हम देखेंगे जो कि नीचे हैं। तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। और उसमें से 296 जो सीटें थी वो किसको अलॉटेड थी? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो थी। और जो 93 जो 93 सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी, जहाँ पर कि राजाओं का राज था। और जो 296, मतलब ये जो 296 सीटें जो अलॉटेड थी ना ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, इनमें से जो 292 सीटें थी, 292 जो सीटें थी ना, वो किसके अलॉटेड थी? जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी ना, उनके लिए अलॉटेड थी वो। और 4 जो मेंबर थे वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, और ये सब जो 4 सीटें थी वो उनके लिए अलॉटेड थी। और हर प्रोविंस से, हर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर आया था। ये आपको समझ आ गया होगा। तो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, अब इसमें क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट, हर प्रोविंस से, हर प्रिंसली स्टेट से एक ही मेंबर आएगा। और एक मेंबर कैसे आएगा कि उसके अंदर पॉपुलेशन वाइज था, हर चीज डिवाइडेड, कि रफली अगर हम आइडिया लगाएं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक मेंबर 10 लाख की पॉपुलेशन को, मतलब 1 मिलियन लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अंदर। तो seats allocated to the British Indian provinces were to be divided among the 3 principal communities। तो जो सीटें अलॉटेड की गई थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के अंदर, उनको 3 कम्युनिटी के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, मुस्लिम्स, सिख और बाकी जो उनके अलावा जितनी भी कास्ट है उनके लिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी।
अब इसके अंदर क्या था कि जितनी भी कम्युनिटी होंगी ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसी कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम जो पीपल होंगे वही देंगे। और जो वोटिंग का जो सिस्टम था वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो वोटिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमने देखा था 10th के अंदर 12th के अंदर भी। और दूसरा होता है पीआर सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो एबीसीडी 4 बंदे खड़े हुए इलेक्शन में, और उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, और जो बाकी जिसको कम मिले हैं वो हार जाएंगे, उनके वोट सारे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं था। तो कैसा था, तो पीआर सिस्टम के अंदर कैसा था कि जितने भी मेंबर हैं जिसको जितने परसेंट वोट मिले जिसको, उसको असेंबली के अंदर उतने परसेंट सीटें मिलेंगी। और इसके अंदर भी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हुए थे 1946 के अंदर, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी था। जैसे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट देने वालों को कहा गया था कि आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किसे देंगे, सेकंड किसे देंगे, थर्ड किसे देंगे और फोर्थ किसे देंगे। जैसे मान लो एक बार 10 बंदे थे तो उनमें से इलेक्शन हुआ, तो उनमें से 4 बंदों को सबसे ज़्यादा वोट मिला। ठीक है, अगर किसी बंदे ने अपने जो किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया, अगर वो नहीं जीत पाया फर्स्ट वाले के अंदर, मतलब फर्स्ट जो 4 मिले उनमें से नहीं जीत पाया, तो उनका जो सेकंड प्रेफरेंस वोट था वो उनको चला जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे कुछ बंदे आउट होते जाएंगे और लास्ट प्रेफरेंस वाले जिसको लास्ट प्रेफरेंस जो वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। काफ़ी आसान सा सिस्टम था ये, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अंदर हमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, हम सिर्फ इस टर्म को याद रखेंगे। The representative of princely states were to be nominated by the head of the princely state। यहाँ पर एक आसान सी लाइन दी गई है कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे जहाँ पर राजाओं का राज था, वहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, उनको कौन इलेक्ट करेगा, उनको नॉमिनेट करेगा। उस जो जगह का जो राजा है, जो हेड है प्रिंसली स्टेट का, वही उनको नॉमिनेट करेगा। तो ये तो क्लियर था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये आधी तो इलेक्टेड थी और आधी नॉमिनेटेड बॉडी थी, इसके अंदर कोई मतलब फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ था। लेकिन हालांकि इसके अंदर जो मेंबर थे ना संविधान सभा के अंदर, वो खुद एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे इलेक्ट हुए थे, मतलब पूरे इंडिया के अंदर वोटिंग नहीं हुई थी, कुछ कुछ जगह वोटिंग हुई थी और सिर्फ कुछ ही % लोगों को वोट देने का अधिकार था। और आधी सीटें तो रिजर्व कर दी गई थी, आधी सीटें नॉमिनेटेड, आधी सीटें मतलब प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी, ऐसे करके। लेकिन आखिर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो अनइक्वल नहीं बनी थी। बेसिकली उसके अंदर हर जो समाज है, हर जो जाति है, उससे मेंबर्स आए थे। अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये कब हुआ था, ये जुलाई अगस्त 1946 के अंदर होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसके अंदर किसको कितनी सीटें मिली, जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसको 208 सीटें मिली थी, और जो मुस्लिम लीग थी उसको 73 सीटें मिली थी, और जो कुछ छोटे मोटे इंडिपेंडेंट्स थे जो निर्दलीय थे उनको कुल मिलाकर 15 सीटें मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी जो डोमिनेशन था वो कांग्रेस का था। हालांकि जो 93 जो सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलॉटेड थी, रिजर्व थी, राजाओं का जहाँ पर राज है। लेकिन वो सीटें खाली रही शुरू में बहुत दिनों तक, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे उन्होंने कह दिया कि हम संविधान सभा से दूर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर सरकार आ जाएगी तो हमारा राजपाट है जो हमसे छीन जाएगा। लेकिन बाद में वो भी धीरे धीरे उसके अंदर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास गए थे और धीरे धीरे उनको भी कन्विंस कर लिया गया था। हालांकि although the constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, यहाँ पर ये बात कही गई कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पूरी तरीके से वोटिंग पर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर समाज के हर तबके से लोग आए थे, हर कम्युनिटी से, जैसे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, ये सब SC STs और वुमेन भी उसके अंदर बराबर पोर्शन में थी। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे संविधान सभा के अंदर इंडिया की उस टाइम की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, जितनी भी जानी मानी हस्तियां थी, वो सारी उस टाइम पे संविधान सभा के अंदर थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। लेकिन एक को छोड़कर, वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भारत ही बढ़ चुका है, भारत के 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो मैं कैसे किसी एक असेंबली के साथ में मैं जा सकता हूँ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब हेडिंग, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की संविधान सभा किस तरीके से काम कर रही थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन। अब संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे।
द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हालांकि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस मीटिंग के अंदर पार्ट नहीं लेंगे। उन्होंने एक ही बात पे इंसिस्ट दिया, एक ही बात पे वो जोर देते रहे कि हमें एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हमें एक अलग हमारा मुल्क पाकिस्तान दे दिया जाए। सो दिस मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। तो ये जो मीटिंग थी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स प्रतिनिधि ही आए थे। तो इसके अंदर क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले वो कौन इलेक्ट किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्यों इलेक्ट किया था? क्योंकि उस टाइम पर एक फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो की थी हमने कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो मेंबर होंगे, सबसे जो पुराने, सबसे जो बूढ़े जो मेंबर होंगे, उनको इसका प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका मतलब जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो बना दिया गया था। तो टेम्परेरी तो पहले ये थे सच्चिदानंद जी और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। और हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के 2 उपराष्ट्रपति, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णरामाचारी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या उद्देश्य है। रिजोल्यूशन कोई भी हम प्रस्ताव पास करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो कब लाया गया था संविधान सभा के अंदर? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। इसको कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल ऐसे कुछ एसेंशियल बातें उन्होंने कही थी, कुछ ऐसे फिलोसफी, कुछ ऐसे मोरल, नैतिक दायित्व उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के अंदर ये तो होने ही चाहिए। इसके अंदर पहला टॉपिक है कि भारत की जो संविधान सभा है ना, वो एक इंडिया को एक इंडिपेंडेंट मतलब एक आज़ाद, एक सॉवरेन और एक रिपब्लिक नेशन बना दिया। सॉवरेन मतलब किसी भी फॉरेन पावर का हम पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, हम सारे डिसीजंस खुद लेंगे। और हम एक रिपब्लिक हो गए मतलब जो रूलर होगा कंट्री का वो पब्लिक इलेक्ट करेगी। दूसरा यहाँ पे टॉपिक कहा गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी जो इंडिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस है, दूसरी जितनी भी टेरिटरीज है, जो भी इंडिया के अंदर मिलना चाहती है वो मिल सकती है। और आज से इंडिया यूनियन ऑफ दी स्टेट्स कहलाई जाएगी, यूनियन ऑफ स्टेट। और थर्ड पॉइंट है कि ये जो जितनी भी टेरिटरीज है, अभी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया के अंदर मर्ज होने के बाद में कौन डिसाइड करेगा कि अब उनकी कितनी टेरिटरीज है? वो डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जितने भी जो रूलर्स हैं जिनके साथ मैंने वादा किया है, नेहरू जी ने वादा किया है कि उनका जो ऑटोनॉमस जो अधिकार है और उनके पास जो उनके कुछ स्पेशल पावर्स हैं, उनकी कुछ इनहेरिडेंटली मतलब उनकी जो पूर्वजों की जो जमीन है, जो गढ़ है, जो उनका पैसा है और जो सैलरी है वो उन्हें मिलती रहेगी। थर्ड के अंदर ये कहा गया था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी ने इसको अबोलिश कर दिया गया था प्रीवी पर्स करके। और ब्रीच ऑफ फेथ भी इसको कहा गया था, काफ़ी डिबेट चली थी, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सो वेर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डेराइव्ड फ्रॉम पीपल। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये कहा गया है, जैसे प्रीएम्बल के अंदर भी कहा गया है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, मतलब जो अल्टीमेट जो अथॉरिटी होगी भारत के संविधान की, अल्टीमेट जो अथॉरिटी होगी वो लोगों के पास होगी और इंडिया एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन होगा। सो वेर इन फिफ्थ पॉइंट है, वेर इन शेल be guaranteed and secured to all the people of India justice social economic। और इसी तरीके से भारत के जो सारे नागरिक होंगे उन्हें गारंटी दी जाएगी, उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी कि आप सबके पास क्या होगा, एक जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा सोसाइटी के अंदर, मतलब सामाजिक न्याय होगा, इकोनॉमिक न्याय होगा। ये हम आगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी देखेंगे। समाज के अंदर मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक राइट्स मतलब कोई भी किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन कर सकता है, सबको बराबर सैलरी मिलेगी, पॉलिटिकल मतलब सभी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, सभी वोट दे सकते हैं और एक पर्सन का जो वोट है उसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। ये सब कुछ ऐसे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलेंगे। और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबका जो स्टेटस है वो इक्वल रहेगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सबके पास अपॉर्चुनिटी सेम रहेगी। और जैसे फंडामेंटल अपने एक राइट है, राइट टू रिलीजन भी, कि सबको अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, अपने बिलीफ को, अपने भरोसे को, अपने फेथ को, आप जिस भी भगवान को पूछते हो आप उनको पूछ सकते हो, सब इक्वल रहेंगे सरकार की नज़रों में। एंड वो और आप अपनी एसोसिएशन भी बना सकते हो। और ये सब जो पब्लिक मॉडलिटी की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, वो कानून के दायरे के अंदर ही होनी चाहिए। सेकंड ये भी बात थी। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वहाँ पे हमारा ये आता है कि जितनी भी देश के अंदर जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी ना, जितनी भी बैकवर्ड या फिर ट्राइबल जो पीपल होंगे, ट्राइबल जो एरियाज होंगे, आदिवासी वाले पिछड़े हुए जितने भी वर्ग हैं, जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, उन सबको एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलेगा। मतलब सबके साथ सरकार समान व्यवहार करेगी, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी जो देखभाल है वो सरकार करेगी। एंड वेयर बाय
shall be maintained by the integrity and territory of the republic। और भारत की जो एकता है और भारत की जो रिपब्लिक है, मतलब हमेशा इस चीज़ को हमें संभाल कर रखना है कि कभी भी इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप ना आ जाए, और इंडिया का जो रूलर है वो हमेशा रिपब्लिक होगा। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री रहेगी और जो रूलर होगा वो हमेशा पब्लिक ही उसको इलेक्ट करेगी। और सॉवरेन राइट्स ऑन द लैंड है, और जो इंडिया का जो रूलर होगा उसके सॉवरेन राइट सिर्फ उसी के सॉवरेन राइट होंगे इंडिया के लैंड पे, इंडिया के सी पे और इंडिया की एयर पे। कि पहले क्या होता था कि हमारे लैंड के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था, हमारा जो सी था उस पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। मतलब इंडिया बेसिकली एक सॉवरेन रिपब्लिक इंडिपेंडेंट नेशन हमेशा रहेगा अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। और ये कैसे गवर्न करेगा कि हर एक इंसान को कानून के तराजू में तोला जाएगा। एंड सिविलाइज्ड नेशन, एक पढ़े लिखे नेशन की तरह वो बात करेगा कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होगा और कानून सबके लिए समान रहेगा। एंड दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली 7th पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो एंशियंट लैंड है, हमारा जो इतना जो पुराना जो भारत देश है, ये इसका एक ऑनर्ड प्लेस है, मतलब ये इसकी एक इज्जतदार छवि है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है, हम अपनी मर्जी से हम हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे, पूरा योगदान देंगे भारत को एक पीसफुल कंट्री बनाने में, शांति प्रिय देश बनाने में और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब हमेशा हर एक इंसान के भले के लिए सोचने वाली हम कंट्री बनेंगे। तो ये जो रिजोल्यूशन था, दिस रिजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। और ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये हमने यूनानिमसली मतलब हमने अपनी मर्जी से अडॉप्ट किया था, असेंबली ने कब किया था, 22 जनवरी 1947 को। और इसने इन्फ्लुएंस किया था, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया था, किस चीज़ के ऊपर प्रभाव डाला था कि इवेंचुअल आगे जो भी भारत का जो संविधान होगा उसकी किस तरीके से शेपिंग होगी, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, जैसे उसके बहुत सारे पार्ट है, आर्टिकल है। और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है वो, प्रियम्बल, मतलब जो प्रियम्बल है ना इंडिया का, वो एक इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में होता है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बहुत सारी बुक्स के स्टार्टिंग में भी आता है, वही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, उससे क्या क्या चेंजेस आए इंडिया के संविधान के अंदर। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या उसके प्रभाव पड़े, क्या क्या मतलब बदले गए, उससे क्या क्या बदलाव आए भारत के संविधान के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से। तो इससे क्या हुआ कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रतिनिधि थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे, जिन्होंने शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया था, उन्होंने भी धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको ज्वाइन कर लिया था, इसमें जुड़ गए थे। अब 28 अप्रैल 1947 को जब हम देखें तो 6 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रिंसली स्टेट्स के जुड़ चुके थे, असेंबली के पार्ट बन चुके थे। और जो हमने माउंटबेटन जो प्लान हमने एक्सेप्ट कर लिया था 3 जून 1947 को, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि माउंटबेटन प्लान क्या था और कब अडॉप्ट किया गया था। तो माउंटबेटन प्लान ये था कि बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन ने कि इंडिया का जो है पार्टीशन वो हो जाएगा। और ये जो प्लान था ये आया था 3 जून 1947 को। और इसके बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उससे क्या क्या प्रभाव पड़े कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट इन द असेंबली। और ऐसे धीरे धीरे करते करते जो प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 जो सीटें रिजर्व थी, जो कि पहले खाली पड़ी थी, उन्होंने भी अब धीरे धीरे संविधान सभा के अंदर अपना अपना पार्ट लेना शुरू कर दिया था। एंड द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। और कुछ जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी धीरे धीरे संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया था। द इंडियन, अब इसके अंदर क्या है कि इंडियन डोमिनियन ये वर्ड यहाँ भी इसलिए यूज किया गया था कि मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि उस टेरिटरी के अंदर आते थे जो कि अभी भी इंडिया के अंदर थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। अब जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर कहा गया था कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को। और इससे ये जो फॉलोइंग 3 चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पोजीशन के अंदर, संविधान सभा के अंदर, वो क्या थे हम देखेंगे। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से असेंबली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि जो संविधान सभा थी उसको एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया था। सॉवरेन बॉडी मतलब अब उसके ऊपर किसी भी आउटसाइड पावर का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वो संविधान को बना सकती है। और इससे वो जो संविधान सभा थी उसको एम्पावर, उसको पावर मिल गई थी कि वो जो ब्रिटिश सरकार ने कोई भी कानून बनाए उसको वो एब्रोगेट, उसको वो तोड़ सकती है। और कोई भी नया जो
कानून है वो बना सकती है। बेसिकली वो एज ए पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, संविधान सभा थी, वो लॉज बना रही थी इंडिया के ऊपर, उसको पूरी ताकत मिल गई थी कि अब आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉज आप बना सकते हो, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, कोई भी दबाव नहीं रहेगा। जो सेकंड पॉइंट है वो हम देखते हैं, द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो संविधान बनाने के साथ साथ एक लॉ मेकिंग बॉडी भी बन चुकी थी। अब संविधान सभा के दो अलग अलग फंक्शंस हो चुके थे, कार्य हो चुके थे। तो उनके पास दो क्या क्या कार्य थे। पहला तो ये था कि उन्हें आज़ाद भारत का संविधान भी बनाना है, और दूसरे जो कानून है वो भी बनाना है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी वो भारत की पहली पार्लियामेंट थी, और ये दोनों काम अलग अलग दिन पर करेगी। जब ये संविधान सभा के तौर पर जब वो मीटिंग रखेगी, तब वो सिर्फ मतलब ऐसे चीज़ें बनाएंगी, ऐसे आर्टिकल्स और राइट्स बनाएंगी, और जिस दिन उन्हें लॉस बनाने हैं उस दिन वो अलग मीटिंग रखेंगी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये जो दो फंक्शन उन्हें जो काम करने थे वो अलग अलग दिन पर करने थे। द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी इसे कहा जाता है। तो जिस दिन भी जो संविधान सभा वो जिस दिन भी संविधान सभा के तौर पर वो मिलते थे, तब उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उस जो लीडरशिप है, जो चेयर कौन करता था उस मीटिंग को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलकर बनते थे, मतलब जिस दिन वो लॉ बनाने के लिए मिलते थे, मीटिंग रखते थे, उस दिन उसको चेयर कौन करता था, जीवी मावलंकर सर। तो आप ये दो नाम याद रख सकते हैं। और ये जो दो फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के, ये कब तक चले, 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार नहीं हो गया। तो बेसिकली दो अलग अलग फंक्शन निभाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर मिलती उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी उसको चेयर करते, मीटिंग को लीडर वो बनते। और जिस दिन वो एज ए लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी मिलकर वो मीटिंग रखती, उस दिन जीवी मावलंकर सर उसको चेयर करते। और ये कब तक चला, 26 नवंबर 1949 तक। थर्ड जो पॉइंट है, द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज। अब जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो कि पाकिस्तान साइड से जो आते थे, पाकिस्तान साइड में जो रहते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को छोड़ दिया पार्टीशन के बाद में। तो संविधान सभा की जो पहले जो टोटल स्ट्रेंथ थी, जो टोटल मेंबरशिप थी, वो 389 थी, अब वो 299 बन चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये। एंड ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 389 जो सीटें थी, तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो मेंबर थे वो पाकिस्तान असेंबली में चले गए, तो इंडिया की असेंबली के अंदर सिर्फ 299 मेंबर्स बच गए। और जो द स्ट्रेंथ, अब हमने देखा था कि उस टाइम पे जो इंडियन प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, उनके लिए 296 सीटें अलॉटेड थी, और पार्टीशन के बाद में इंडिया में सिर्फ कितने रह गए, 229 रह गई। और हमने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके लिए 93 सीटें अलॉटेड थी, और पार्टीशन के बाद में आधी उधर चले गई, तो अपने पास कितनी रह गई, 70 सीटें। आप कहीं भी लिख भी सकते हैं। और जो स्टेट वाइज मेंबरशिप थी असेंबली की, वो डिक्लेयर की गई थी 31 दिसंबर 1947 की, और उसके लिए एक टेबल भी बनाई गई है इस चैप्टर के अंदर। अब हम देखेंगे कुछ दूसरे फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे, दूसरे कुछ ऐसे फंक्शंस। अब संविधान सभा ने दो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक लॉ मेकिंग बॉडी। और कुछ और भी फंक्शंस थे जो संविधान सभा ने परफॉर्म किए थे, वो कौन कौन से थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने रेटिफाई किया था, इन्होंने सुनिश्चित किया था इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ, जो एक ग्रुप था कंट्रीज का, उसके अंदर भी इंडिया की मेंबरशिप को इन्होंने सुनिश्चित किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और इन्होंने भारत का जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जो तिरंगा है, वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। वो कब किया था, 22 जुलाई 1947 को। और इन्हीं ने दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म किया था, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा है, वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया था इंडिया का। तो ये कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950। और इन्होंने एक थर्ड फंक्शन परफॉर्म किया था, वो था इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये कुछ अदर फंक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने परफॉर्म किए थे। और जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो कब अडॉप्ट किया गया था, वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और इन्हीं ने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया था। मतलब जो भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनको भी किसने मतलब बनाया था, वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, राजेंद्र प्रसाद जी को। सो टोटली क्या हुआ कि संविधान सभा के टोटल 11 सेशंस हुए थे, और ये 11 सेशंस कब हुए थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हुए थे। और इस जो टाइम पीरियड है, इस बीच में जो संविधान सभा थी, उन्होंने टोटल 60 कंट्रीज के, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका टोटल जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था, वो 114 दिन में हुआ था। और जो टोटल खर्चा आया था वो आया था 64 लाख रुपए।
यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टोटल एक्सपेंडिचर 64 लैक्स आया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 24 जनवरी 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने अपना फाइनल सेशन कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का फाइनल सेशन हुआ था। और हालांकि इसके बाद में संविधान सभा की मीटिंग्स खत्म नहीं हुई जब तक कि 26 जनवरी 1950 को, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया गया था, तब तक मीटिंग्स होती रही और उसके बाद में भी होती रही जब तक कि भारत की नई पार्लियामेंट नहीं बन जाती 1951 और 1952 में। आगे हम देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा की जो अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी अलग अलग काम के लिए। तो संविधान सभा ने बहुत सारी कमिटीज बनाई थी अलग अलग काम के लिए, संविधान बनाने के लिए जो अलग अलग इनको काम अपॉइंट किए गए थे। तो उसी के अंदर 8 मेजर कमेटी थी और बाकी कुछ माइनर कमिटीज भी थी। तो उनके जो नाम कमिटीज के और उनके जो चेयरमैन के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। तो मेजर कमिटीज कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है यूनियन पावर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो नेहरू जी थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन नेहरू जी थे। एक है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो चेयरमैन है वो सरदार पटेल जी थे। फोर्थ जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके चेयरमैन हम सबको पता है भीमराव अम्बेडकर सर थे। और जो फिफ्थ है जो एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर जो कमेटी जो एडवाइस देती है उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सरदार पटेल। और एडवाइजरी कमेटी की कुछ सब कमेटी भी है, सब कमेटी जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी हो गई, इसके जो हेड है वो JB कृपलानी सर थे। और माइनॉरिटी सब कमेटी हो गई, ये सब कमेटी क्यों बोले? क्योंकि ये कमेटी और इनकी सब कमेटी। तो माइनॉरिटी जो सब कमेटी थी उसके जो हेड थे वो HC मुखर्जी। और HC मुखर्जी आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है नेफा एरिया, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे गोपीनाथ बरदोलोई जी। और एडवाइजरी कमेटी की जो फिफ्थ सब कमेटी थी वो एक्सक्लूडेड या फिर पार्शियली एक्सक्लूडेड ऐसे एरिया जो कि पिछड़े हुए हैं, थोड़े भारत से हटकर हैं, उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे AB ठाकर जी। और जो सिक्स्थ जो मेजर कमेटी है वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजरल कमेटी, इसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद जी थे। सेवन्थ जो कमेटी है वो है स्टेट कमेटी, इसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू जी थे। और एट्थ जो कमेटी आती है वो थे स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टीयरिंग कमेटी का बेसिक फंक्शन ये था कि राजेंद्र प्रसाद जी को ये देखना था कि कमेटी के अंदर सबको बोलने का मौका दिया जाए और डिस्कशन एक डायरेक्शन में चले, मतलब कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और सबको बोलने का मौका मिले। और कुछ माइनर कमेटीज़ की भी बात की जा रही है। माइनर कमेटी जैसे फाइनेंस और स्टाफ कमेटी है, इसके जो चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और एक क्रेडेंशियल कमेटी जिसके चेयरपर्सन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। हाउसिंग कमेटी भी थी जिसके चेयरपर्सन थे B पट्टाभाई सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के थे KM मुंशी सर। और एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी एडवाइस के लिए, उसके भी चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। तो ये कुछ माइनर कमेटीज़ हैं, इनके सबके नाम अभी क्या तो पढ़े, इन सबके नाम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इनको आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। माइनर कमेटीज़ है बेसिकली, ज़्यादा नहीं पूछे जाते ये माइनर कमेटीज़ यहाँ पर। और है जैसे फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर भी कमेटी जिसके हेड थे GV मावलंकर सर। एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके चेयरपर्सन थे वरदाचारी जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे। और ऐसी बहुत सारी सब कमेटीज़ आती है। लेकिन फिर आती है एक मेजर कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी की आती है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब सेटअप की गई थी? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप की गई थी। इस कमेटी का मेन टास्क क्या था कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना है। और इसके 7 मेंबर्स थे। फर्स्ट मेंबर अम्बेडकर सर खुद, उसके बाद में गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड मेंबर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ मेंबर KM मुंशी जी, और फिफ्थ मेंबर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और सिक्स्थ मेंबर N माधव राव। इन्होंने रिप्लेस कर दिया था BL मित्तर को, जिन्होंने कि रिजाइन कर दिया गया था, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो TT कृष्ण रामचारी इन्होंने भी रिप्लेस किया था DP खैतन को, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी 1948 के अंदर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि और भी बहुत सारी कमेटीज़ के प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948 के अंदर। और फिर भारत के लोगों को 6 महीने मतलब 8 महीने दिए गए कि इस ड्राफ्ट के ऊपर आप डिस्कस करो, अपने कमेंट करो, और इसके जो क्रिटिसिजम्स है और इसके कुछ सजेशन है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया अक्टूबर 1948 के अंदर।
फर्स्ट ड्राफ्ट किया था 1948 फरवरी के अंदर और सेकंड अक्टूबर 1948, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 6 महीने से भी कम का टाइम लिया और दूसरा ड्राफ्ट बना दिया, जिसके अंदर कि इन्होंने सिर्फ 141 डेज का टाइम लिया। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आधे घंटे की। बाकी हम चैप्टर हम कवर करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसका इनेक्टमेंट वो लागू कैसे हुआ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना मत भूलना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। और मैं ऐसे बहुत सारी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।